नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर 8 होने वाला है, सेल एंड बैटरी पर बेस। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में एक चीज़ पढ़ी थी, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस था क्या? It is a process in which electrolyte is broken into ions with the help of electricity। एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ा जाता था आयंस में, किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता था? कंडक्टिंग लिक्विड, जैसे NaCl, Zn2SO4। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में फैराडेज ने दो लॉ दिए थे। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दो लॉ दिए। तो अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है? फर्स्ट लॉ आप एक चीज़ देखिए, हमने अभी इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात करी थी। इलेक्ट्रोलिसिस एक्चुअली में था क्या? हमने एक बीकर लिया, ठीक, उसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइट भरा और दो डाल दिए उसके अंदर, क्या? एनोड और कैथोड। और इन एनोड और कैथोड को हमने कनेक्ट कर दिया किसी चार्ज से। क्यू हमारा चार्ज हो गया। ये मान लो अगर इलेक्ट्रोलाइट हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लें NaCl। तो आप लोग एक बात देखेंगे, जब हम यहाँ से चार्ज देंगे तो Na पॉजिटिव जाएगा इस पर, कैथोड पर। और देखिए आप, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, तो ये एनोड हुआ और ये हुआ कैथोड। तो आप लोग एक बात देखिए, Na पॉजिटिव जाएगा इस पर, कैथोड पर, और Cl नेगेटिव जाएगा किस पर? एनोड पर। तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रोलिसिस। अब फैराडे ने कुछ लॉ दिए, दो लॉ दिए इलेक्ट्रोलिसिस के। अब वो लॉ थे क्या? तो अब हम लोगों ने एक बात देखी कि जब हम चार्ज देते थे किसी भी एनोड, हमारे दो, एक तो एनोड हुआ हमारा और एक हुआ हमारा कैथोड, और इसमें क्या भरा हुआ था? हमारा इलेक्ट्रोलाइट बीकर के अंदर। ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, हमने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया NaCl। तो एनोड पे चला जाएगा हमारा Cl नेगेटिव और कैथोड पे चला जाएगा हमारा Na पॉजिटिव। तो जो जा रहा है यहाँ पर कैथोड और एनोड पर, जो हमारा, आप लोग एक बात समझिए, मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, भाई आप एक सीधी बात समझें कि हम जब चार्ज दे रहे हैं एनोड और कैथोड में, तो इसका कुछ मास ही तो कलेक्ट हो रहा है किस पर? एनोड पर। और इसका मास कलेक्ट हो रहा है किस पर? कैथोड पर। तो हमने एक बात जानी और यही बात कही किसने? फैराडे ने अपने फर्स्ट लॉ में, कि जो मास होगा, मास किसका? मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और मास ऑफ आयंस, जो यहाँ पर जा रहे हैं, इसमें से कुछ आयन जाएंगे यहाँ पर और इसमें से कुछ आयन जाएंगे यहाँ पर। तो इसका जो मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? चार्ज के, जो हमने चार्ज यहाँ पर दिया है। तो ये स्टेट करा किसने? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे ने स्टेट करा, यही बात कही अपने फर्स्ट लॉ में, कि जो आयंस का मास है एनोड और कैथोड पर जा रहा है, या फिर आप कह लीजिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और मास ऑफ आयन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज गिवन टू द
एनोड और कैथोड, हमारे जो सर्किट में चार्ज दिया जा रहा है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब आप लोग यहाँ से एक बात देखें, क्यू क्या होता था हमारा, क्यू बराबर होता था आई टी के। ये बात हम जानते हैं, हमने अपने पिछले लेक्चर में देखी है कि क्यू बराबर होता है हमारा आई टी के। अब आप लोग एक बात देखें, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एम बराबर आई टी, बात तो एक ही है, या तो क्यू लिख लो या आई टी लिख लो, तो बात एक ही है। अब जब हमने यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट लगाया, हमने एक कांस्टेंट लगाया z, और ये एज इट इज आई टी हमने उतार दिया। अब इस कांस्टेंट को ही कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये बात आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से अपने नोट्स में कि z क्या है, हमारा कांस्टेंट था, और इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब आप एक बात और देखें यहाँ से तो हमें एक बात पता पड़ेगी, ये तो हमारा था क्या, Q था, Q की वैल्यू थी भाई ये, तो हम लिख सकते हैं कि Z जो है हमारा वो बराबर होगा मास अपॉन Q के, हम लोग ये बात कह सकते हैं। अब हमें एक कंक्लूजन मिला ये कि Z बराबर है हमारा मास अपॉन Q के, तो Q हमारा चार्ज है, मास हमारा जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट जमा हो रहा है उसका मास है। तो अब मास की अगर वैल्यू लें, अब आप लोग एक बात देखिए, मास की अगर हम बात करें तो हम केजी भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर NaCl की बात कर रहे हैं तो ये बहुत छोटी यूनिट होगी जो इस पर जाके जमा होगी एनोड और कैथोड पर। तो हम यहाँ इसकी Z क्या है हमारा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, Z क्या है हमारा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब इसकी SI यूनिट की अगर हम बात करें तो आप यहाँ से देखें मास की क्या होगी। अब देखो हमने आपको बताया कि NaCl या कुछ भी लें एनोड या कैथोड पर, वो भाई बहुत छोटी यूनिट में होगा तो हम उसे ले लेंगे मिलीग्राम, और चार्ज की यूनिट हम जानते हैं कूलम। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की हमें पता पड़ी क्या होती है, mg पर कूलम। तो आप होप करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब एक बात और सुनिए कि हर एक एलिमेंट की अलग अलग क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। हर एलिमेंट का Z जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल में जो ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चंस में वो मैं आपको बता दूं, कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है 0.304 mg पर कूलम। ये आपको याद रखना है नोट्स में अपने, जो चीज़ें मैं बताता हूँ इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखनी है उनको आप लोग प्लीज़ ध्यान से एक सेक्शन बना लीजिए, नोट से लिया करिए, नोट या इम्पॉर्टेंट या जो भी है वो ऐसे करके आप अपने नोट्स में बनाते चलिए। तो ये तो था हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब फैराडे ने एक और लॉ दिया, क्या था वो, हमारा सेकंड लॉ ऑफ फैराडे का सेकंड लॉ। अब हमारा ये सेकंड लॉ क्या कहता है, फैराडे ने एक बात देखी कि जो मास था किसका, ये जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट थे इनका ये जो यहाँ पे जा रहे थे एनोड और कैथोड पर, इस चार्ज की वजह से जो इनका जो मास था जाने का, वो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट। केमिकल, ये बात लिख लीजिएगा ढंग से, बहुत इम्पोर्टेंट है, केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट।
तो ये जो मास था जो जा रहा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट। अब आप लोग एक बात देखें, केमिकल इक्विवेलेंट वेट, अब ये थोड़ा सा केमिस्ट्री में घुस गया। ये चल तो हमारी फिजिक्स रही थी, लेकिन इसने देखा भाई साइंटिस्ट था, खुरापाती था, तो ये थोड़ा केमिस्ट्री में घुस गया। इसने देखा केमिकल इक्विवेलेंट वेट अगर आपने केमिस्ट्री में देखा हो तो डिनोट करते हैं हम कैपिटल ई से। अब ये हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल वो केमिकल इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो किसके बराबर होता है? ई हमारा बराबर होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी के। तो ये बात आपको याद रखनी है, जो हमारा जो केमिकल इक्विवेलेंट वेट होता है जिसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल ई से, वो होता है एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट अपॉन वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ से एक बात पता पड़ी कि केमिकल इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर है? एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। अब ये तो थे दो। अब हमने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया। फर्स्ट लॉ में स्टेट करा था कि जो मास होगा इलेक्ट्रोलाइट जो जमा होंगे एनोड और कैथोड पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके? चार्ज के। चार्ज कितना दिया जा रहा है, ये जो मास होगा इनका वो बराबर होगा चार्ज के, कि चार्ज कितना दिया जा रहा है। और अब सेकंड लॉ में इसने कहा कि जो मास होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट के, जो बराबर होता है एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट अपॉन द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। तो हमने यहाँ तक देखा, हमारे दोनों लॉ हुए ख़त्म। अब इसने क्या भाई, हमने एक फिर से बता रहे हैं, साइंटिस्ट था तो खुरापाती था, तो अब इसने इन दोनों की एक समरी निकाली, अपने फर्स्ट लॉ की और सेकंड लॉ की। इसने क्या करी? एक समरी निकाली। अब वो समरी क्या थी, आप लोग ऐसे देख लें, फैराडे ने समरी निकाली अपने फर्स्ट और सेकंड लॉ की। अब इसने फर्स्ट लॉ में क्या कहा था कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के। भाई मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। अब सेकंड लॉ में कहा था इसने कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई के। ई क्या था हमारा? केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ से आप लोग एक बात देखिए, इसमें फर्स्ट लॉ में एम था हमारा बराबर जेड अपॉन क्यू के। तो यहाँ से जेड की अगर वैल्यू निकाली जाए तो क्या आएगी? एम अपॉन क्यू। और इसमें इसने क्या कर दी? वैल्यू पुट कर दी। तो इसने एक कंक्लूजन निकाल लिया दोनों लॉ से कि हमारा जो जेड है, जेड हमारा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई के। तो ये थी समरी किसकी? फैराडे के फर्स्ट और सेकंड लॉ की, ये हमें पता पड़ी। तो इसने क्या कहा कि जेड जो था, अब जेड क्या था? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बराबर कर दिया किसके? एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी के, जिसे डिनोट करते थे हम ई से। ई क्या था? केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। क्या था ये? एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट अपॉन वैलेंसी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप एक बात यहाँ से देखें तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाएगा, तो एक कांस्टेंट लगेगा। लेकिन फैराडे ने इस कांस्टेंट को कुछ नाम नहीं दिया, खाली कांस्टेंट ही कर दिया। तो z अपॉन ई बराबर होता है कांस्टेंट के। इस कांस्टेंट को कोई भी नाम नहीं दिया गया, और ये क्वेश्चन में पूछा जाता है z अपॉन क्यू होता क्या है। उसमें ऑप्शन दिए गए होंगे आपको कुछ, जिसमें से एक ऑप्शन होगा कांस्टेंट, तो आपको कांस्टेंट पे लगाना है टिक। ये बात कही गई थी, ही सेड, ये बात कही गई थी किसके द्वारा? फैराडे के द्वारा। तो आपको ये बात याद रखनी है, जेड अपॉन ई कंक्लूजन निकला, समरी निकली फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ
किसके, फैराडे के फर्स्ट और सेकंड लॉ से हमें एक बात पता पड़ी कि z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E के, और z अपॉन ई बराबर है किसके, कांस्टेंट के। E अपॉन जेड कर लो या z अपॉन ई कर लो, बात एक ही है, बराबर है किसके, कांस्टेंट के। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है और पूछा गया है, इस वजह से हमने आपको ये बताया। तो होप करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप लोग अगर नहीं जानते तो आप एक सीधी बात समझिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है। बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, हम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोसेस क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का। करते क्या है हम उसमें, एक आप लोग सीधे सीधे समझिए, बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वी प्लेसेस लेयर ऑफ एन एलिमेंट ऑन अदर एलिमेंट। हम इलेक्ट्रोलिसिस की सहायता से किसी भी एक एलिमेंट की परत को दूसरे एलिमेंट पर चढ़ा देते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिएगा, बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वी प्लेसेस द लेयर ऑफ एन एलिमेंट ऑन अनदर एलिमेंट। अब इसकी और आगे हम बात करें तो हम ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक बी कर लिया, इसमें हमने एक एनोड डाल दिया, एक कैथोड डाल दिया, और ये डीसी सर्किट से जॉइंट कर दिए। ये याद रखना, हमेशा हमारी डीसी सप्लाई होती है। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि डीसी सप्लाई क्यों ली जाती है। अगर आपने नहीं जानते डीसी सप्लाई क्यों ली जाती है तो प्लीज़ पिछला लेक्चर देखिए। अब यहाँ पर ये हमने ले लिया एनोड और ये ले लिया हमने कैथोड। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो आपको एक बात बताएं, ये जो होते हैं हमारे ये दोनों, इनको बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रोड्स। और ये जो हमारा अंदर मटेरियल भरा होता है, ये हमने आपको पहले भी बताया था, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां तक आपको याद रखना है सब। इलेक्ट्रोड जो है हमारे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव को एनोड कहेंगे और नेगेटिव को कैथोड कहेंगे, ये बात आप सब लोग जानते हैं। लेकिन हम आपको गलत साबित करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव एनोड होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन हम आपको गलत साबित करेंगे आगे चलकर। गलत साबित नहीं करेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट बताएंगे। एनोड कैथोड भी बन जाता है और एनोड एनोड भी रहता है। तो अभी वो आगे की बात है। यहाँ पर हम अब देखें तो हमें पता पड़ा कि हमने दो एनोड और कैथोड ले लिए, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोड्स। अब जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव को बोलते हैं एनोड और नेगेटिव को बोलते हैं हम कैथोड। तो आप लोग एक बात हमेशा याद रखें कि जिस भी एलिमेंट की हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसे हमेशा हम किस पे लेंगे, एनोड पर। ये पॉइंट बनाकर आप लिख लीजिएगा कि एनोड वो मेटल लिया जाएगा जिसकी परत चढ़ानी है हमें, ठीक है। जैसे हमें कि कोई भी हमने जैसे चम्मच ले ली, हमें चांदी की चम्मच बनानी है तो चांदी Ag हम यहाँ लेंगे और इसमें लिया जाएगा इसी का क्या, इलेक्ट्रोलाइट AgSO4। तो इलेक्ट्रोलाइट में हम लेंगे इसी का इलेक्ट्रोलाइट। जैसे यहाँ पर कैथोड पर हम चांदी की चम्मच लगा देंगे और एनोड पर हम क्या करेंगे, चांदी लगा देंगे और AgSO4 इलेक्ट्रोलाइट उसी एलिमेंट का लेंगे जिस एलिमेंट की हमें परत चढ़ानी है। तो यहाँ से आपको एक बात पता पड़ी कि एनोड जो होगा हमारा, एनोड वो होगा जिसकी हमें परत चढ़ानी है, और कैथोड क्या होगा हमारा, कि जिसके ऊपर हमें परत चढ़ानी है।
जिसकी चलानी है और जिसके ऊपर चलानी है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। एनोड हम बोलेंगे कि जिसकी हमें परत चढ़ानी है और कैथोड बोलेंगे जिसके ऊपर हमें चढ़ानी है। तो होप करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। और आप एक बात और समझिए कि इलेक्ट्रोलाइट हमने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर हम सिल्वर लेंगे तो इसी का हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। अगर यहाँ पर सिल्वर लिया तो इसी का हमको क्या लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट आप एक सीधी सीधी बात समझें तो एनोड का कर दो SO4 लगा दो खाली। जो भी एनोड है मान लेते हैं हम, हमारा Ag है, Cu है, Au है, उनके सामने सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है हमें, SO4। Ag SO4, Cu SO4, Au SO4। और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कि गोल्ड, ये Au क्या होता है, गोल्ड हमारा, गोल्ड, ये क्या है, कॉपर, ये क्या है, सिल्वर। तो इसके इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। गोल्ड के इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोला जाता है, एक्वा रीजिया। ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आप लोगों ने एक बात देखी कि जब हमने सप्लाई दिया, यहाँ पर डीसी था हमारा, हमने एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बात देखी यहाँ पर, ये जो हमारा जब इसमें सप्लाई आएगी एनोड में तो होगा क्या। देखिए भाई, ये तो लिक्विड है जो हमारा अंदर भरा हुआ है और ये हमारे सॉलिड हैं एनोड और कैथोड। तो आप लोग एक बात जानते होंगे, एक बर्फ़ ले लीजिए, एक पानी ले लीजिए, दोनों को गर्म करिए, कौन सा ज़्यादा जल्दी उबलेगा। जाहिर सी बात है जो भाई लिक्विड है वही जल्दी पिघलेगा या वेपर होगा, वेपोरेट होगा। तो यहाँ पर इसके टूटने से पहले ये टूट जाएगा, तो ये टूट जाएगा Ag2+ में, और ये टूट जाएगा H2O SO2 वो SO4 2- में। तो ये जो होगा ये चला जाएगा इसके ऊपर और ये चला जाएगा इसके ऊपर। अब आप लोग एक बात समझें कि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी थी, इसके ऊपर किसकी, चांदी की लगी, कुछ भी मेटल ले लीजिए आप, इसके ऊपर हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी थी। तो यहाँ से हमारा, या आप लोग एक बात समझें सीधे सीधे, हमारा एनोड में से नहीं गया, यहाँ पर जो प्लेटिंग हुई एलिमेंट की वो एनोड में से ना होके हमारे किस में से होगी, इलेक्ट्रोलाइट में से। तो क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या है, लिक्विड, वो पहले टूटेगा इससे पहले। तो यहाँ से Ag2+ इस पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर कमी हो जाएगी किसकी, Ag2+ की, तो वो कहाँ से आएंगे, इस एनोड में से। तो ये आएगा यहाँ पर और ये जाएगा यहाँ पर, इनका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होता। होप आप समझ रहे होंगे, इन दोनों का, एनोड और कैथोड का डायरेक्ट कोई भी कनेक्शन नहीं होता। ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है ये टूट कर जाएगा कैथोड पर, और कैथोड पर जो वो इलेक्ट्रोलाइट पर जो कमी होगी वो कमी पूरी करेगा हमारा एनोड। तो होप करते हैं यहाँ तक आप समझे होंगे। तो इसका एक कंक्लूजन ये निकला कि भाई जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है तो इस पर कैथोड पर प्लेटिंग हो रही है तो हमारा एनोड पतला होता जाएगा और कैथोड होता जाएगा मोटा। तो पॉइंट लिख लीजिए, एनोड होता जाएगा, एनोड कैसा होता जाएगा, थिन, और कैथोड कैसा हो जाएगा, थिक। ठीक, यहाँ तक आप समझे होंगे एक पॉइंट। अब आपको एक बात और बताएं, Ag डज नॉट वो हम के एनोड का जो
एनोड पर से जो एलिमेंट जाता है वो डायरेक्टली नहीं जाता किस पर, कैथोड पर। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है हमारा, आप लोग एक बात देखें कि सीधी सीधी इलेक्ट्रोलाइट, पहले तो लिखें, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इसमें से जाता है कैथोड पर, और इलेक्ट्रोलाइट में जो कमी होती है वो कमी करता है पूरी एनोड। तो इनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। इससे एनोड से आता है इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट से आता है कैथोड में। तो होप यहाँ तक आप समझे होंगे। अब आपको एक बात और बताएं बहुत इंपॉर्टेंट, कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोलेसिस इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोलेसिस। अब हमने एक बात जानी थी कि जो हमारा इलेक्ट्रोलेसिस था उसमें क्या होता था, इलेक्ट्रोलाइट, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट था वो क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था। इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होके डिपॉजिट हो रहा था एनोड पे और कैथोड पे। हमारा इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हो रहा था और डिपॉजिट हो रहा था एनोड और कैथोड पे, किसमें, इलेक्ट्रोलाइसिस में। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था कि जो हमारा आप लोग देखें तो इलेक्ट्रोलाइट जो था हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट था वो क्या हो रहा था, बार बार तो टूट रहा था, ब्रेक हो रहा था, और बार बार रिफॉर्म हो रहा था। और ये साइकिल चलती ही रही, चलती ही रही, चलती ही रही, जब तक हमने सप्लाई बंद नहीं कर दी। हमने देखा था यहाँ पर, आप लोग देखें तो एजी जा रहा था यहाँ पर डिपॉजिट होने को, और जहाँ जो एजी की कमी हो जाती थी वो ये हमारा एनोड पूरा कर देता था। तो ये साइकिल चलती ही रही, हमारा इलेक्ट्रोलाइट टूटता था और एनोड जो था वो इसकी कमी पूरी कर देता था। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमें एक बात पता पड़ी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता था, इलेक्ट्रोलाइट हमारा टूटता था, रिफॉर्म होता था, फिर टूटता था, फिर रिफॉर्म होता था, और ये साइकिल चलती ही रहती थी जब तक हम सप्लाई बंद नहीं कर देते थे। तो होप सो आपको इन दोनों के बीच में फ़र्क पता पड़ा होगा। ये जब तक जितना हमने बताया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोग पूछ सकते हैं, पर्सनल कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है सेल। अब आप लोग जब कभी भी आपके दिमाग में सेल का नाम आए, सेल होता क्या है एक्चुअली में। सेल आप लोग कह सकते हैं सोर्स ऑफ ईएमएफ। भाई हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देता है। सेल इज़ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, या आप कह लीजिए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज देता है हमें। या आप ये भी कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, डीसी। तो हमारा सेल क्या है, सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। अब सेल के अंदर हम बात करें तो एक्चुअली में होता क्या है कि हमारी एक केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेल का मेन काम क्या है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब आगे हम अगर बढ़ें तो सेल के बारे में हम देखें। सेल हमारा दो टाइप का होता है, एक तो मान लीजिए प्राइमरी, और एक हो गया हमारा सेकेंडरी। तो आप लोग अगर देखें प्राइमरी और सेकेंडरी में फ़र्क, तो प्राइमरी सेल जो होते हैं हमारे, ये हमारे नॉट रिचार्जेबल सेल्स होते हैं, नॉट रिचार्जेबल, और ये होते हैं हमारे रिचार्जेबल सेल।
तो फर्क इन दोनों में क्या, प्राइमरी सेल्स जो हैं अगर इनका इलेक्ट्रोलाइट हमारा डिस्चार्ज हो जाए तो ये वेस्ट हो जाते हैं, हमें फेंकने पड़ जाए। जैसे हमारे रिमोट्स में जो सेल्स लगते हैं वो नॉर्मली आप कह लीजिए कि हमारे होते हैं प्राइमरी सेल, नॉट रिचार्जेबल सेल्स। और दूसरे सेल्स जो होते हैं हमारे रिचार्जेबल सेल, जो कैमराज में लगते हैं, हमारे वॉकी टॉकी में लगते हैं, वो सभी रिचार्जेबल सेल्स होते हैं। वो उनको उनके इलेक्ट्रोलाइट को हम रिचार्ज कर सकते हैं। अब एक बात यहाँ पर और समझिए आप, प्राइमरी सेल्स में अगर इलेक्ट्रोलाइट ख़त्म तो इसका मतलब सेल ख़त्म। इलेक्ट्रोलाइट ख़त्म से मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलाइट अगर डिस्चार्ज हो गया तो सेल ख़त्म, सेल का कोई काम नहीं है, वो क्या है, वेस्ट। लेकिन सेकेंडरी सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट अगर ख़त्म हो जाए, वो डिस्चार्ज हो जाए, तो हम उसे पावर सप्लाई देकर क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं नॉन रिचार्जेबल होते हैं ये, या नॉन रिचार्जेबल नहीं, नॉन रिवर्सेबल लेते हैं, और ये होते हैं रिवर्सेबल। या रिवर्सेबल या रिचार्जेबल एक ही बात है। तो ये होते हैं हमारे रिवर्सेबल और ये होते हैं नॉन रिवर्सेबल। इनको हम चार्ज नहीं कर सकते और इनको हम चार्ज कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ और देखें, इन सेल से, प्राइमरी सेल से हम सिर्फ सप्लाई जो होती है हमारी सप्लाई, वो सिर्फ हम लेते ही लेते हैं, कुछ सप्लाई देते नहीं हैं। तो इससे क्या कर रहे हैं, हम सप्लाई खाली ले रहे हैं। लेकिन जो सेकेंडरी सेल्स हैं हमारे, उनसे हम सप्लाई ले भी रहे हैं और सप्लाई दे भी रहे हैं। तो दोनों काम हो रहे हैं हमारे प्राइमरी में। प्राइमरी में क्या है, सिर्फ हम सप्लाई ले सकते हैं, और सेकेंडरी में क्या है, सप्लाई हम दे भी रहे हैं और सप्लाई हम ले भी सकते हैं। तो होप करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया हो कॉन्सेप्ट। कुछ नहीं था इसमें, सेल के दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी नॉट रिचार्जेबल सेल्स होते हैं, सेकेंडरी रिचार्जेबल सेल्स होते हैं। अब इनका जो प्रोसेस होता है प्राइमरी का, ये नॉन रिवर्सेबल होता है। इनका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो चार्ज नहीं हो सकता। लेकिन जो सेकेंडरी सेल्स होते हैं इनका इलेक्ट्रोलाइट चार्ज हो सकता है, तो ये रिवर्सेबल प्रोसेस होता है। अब प्राइमरी सेल्स में हम एक चीज़ हमने देखी कि सप्लाई हम खाली लेते हैं। जब सप्लाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी, मान लो कुछ दिन तक हमारा सेल चला, उसके बाद सेल ने हमें वोल्टेज देना बंद कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस देना बंद कर दिया, तो वो सेल हमारा हो जाएगा खराब, वेस्ट, हमें फेंकना पड़ जाएगा। लेकिन सेकेंडरी सेल को हम क्या करेंगे, जब वो सप्लाई देना बंद कर देगा तो हम उसको दोबारा सप्लाई देकर क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं और उससे सप्लाई दोबारा ले सकते हैं। तो होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हम अगर आपको प्राइमरी सेल्स और वोल्टाइक सेल्स में फ़र्क बताएं, इनके एग्जाम्पल दें, तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स में फ़र्क दें तो क्या है, जैसे प्राइमरी के एग्जाम्पल हम दें तो क्या है, वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल। दूसरा एग्जाम्पल होगा हमारा डेनियल सेल। तीसरा एग्जाम्पल लेक्लांचे सेल। चौथा एग्जाम्पल ड्राई सेल। पांचवा मरकरी ऑक्साइड सेल। छठवा एग्जाम्पल सिल्वर ऑक्साइड सेल। ये तो हमारे एग्जाम्पल हुए कुछ प्राइमरी सेल्स के। अब एग्जाम्पल हम कुछ दें सेकेंडरी सेल्स के, तो क्या होंगे हमारे, ये पहला एग्जाम्पल है लेड एसिड बैटरी। भाई देखो, जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, बैटरी। सेल कह लो बैटरी कह लो, बात एक ही बन जाएगी यहाँ पर। सेकेंडरी में
लेड एसिड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को जब हम कवर करेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और अब आगे बढ़ें तो अभी तो खाली एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल लें तो निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, आप लोग फुल नेम लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब तीसरा एग्जाम्पल ले तो निकल आयरन एल्कलाइन बैटरीज, निकल आयरन एल्कलाइन बैटरी। चौथा एग्जाम्पल लें तो होगा हमारा निकल मेटल बैटरी, निकल मेटल बैटरी। और लास्ट क्या कि एक और एग्जाम्पल लें तो क्या हम ले सकते हैं एडिसन बैटरी, एडिसन बैटरी। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हुए सेकेंडरी सेल के। सेल बैटरी, आप एक चीज़ देखिए कि सेल बैटरी में फ़र्क कुछ नहीं है, दो या दो से ज़्यादा सेल्स को अगर हम मिला दें तो बैटरी बन जाती है हमारी, और नॉर्मली रखें सिंगल सेल को तो वो नॉर्मली सेल है ही। अब यहाँ तक होप करते हैं, ये तो हमने एग्जाम्पल दिया आपको कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स के। अब एक क्वेश्चन बनता है हमारा थोड़ा सा, जो पूछा जाता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सेल, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सेल क्या होती हैं? बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सेल, आप लोग सोचें, अगर दिमाग में सोचिए कि बेसिक मतलब बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हमें चाहिए एक सेल बनाने के लिए। तो आप लोग अगर देखें तो दो चीज़ें होती हैं। पहली अगर आप लें तो दो तो हम, तो आप लोग अगर देखें तो हमें दो तो चाहिए मेटल की प्लेट्स, जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोड्स, टू मेटल प्लेट्स, जिन्हें हम नॉर्मली एनोड और कैथोड जो होते थे हमारे, उन्हें क्या कंबाइनली हम बोल लेंगे इलेक्ट्रोड्स। ठीक, अब एक और जो हमें भाई, एक तो दो हमें एनोड चाहिए एक, और एक कैथोड चाहिए, और एक हमें चाहिए सूटेबल सॉल्यूशन, जिसे हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रोलाइट, जो गुड कंडक्टर होता था इलेक्ट्रिसिटी का। वैसा नहीं है कि आप दूध ले लो, दूध तो भाई गुड कंडक्टर है नहीं, तो हमें कुछ ऐसा कंडक्टर लेना पड़ेगा जो क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो सेकंड जो हमारा रिक्वायरमेंट होगी वो होगी सूटेबल सॉल्यूशन। तो सूटेबल सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा हमारा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ, होप करते हैं आज तक सब आपको समझ में आया होगा। आज के टॉपिक में ये हमने कुछ सेल के बारे में पढ़ा, कुछ सेल के हमने टाइप्स पढ़े, प्राइमरी सेकेंडरी, फिर बेसिक रिक्वायरमेंट देखी सेल की। और आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, एज यूजुअली हम बोल सकते हैं। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, व्यूज़ आप लोगों के बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, जिसको नीड है उसे प्लीज़ शेयर करें। इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं है। तो होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।